नमस्कार। तारीख 7 अक्टूबर, दिन सोमवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। हमास इसराइल जंग की बरसी पर इसराइल में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। אני רוצה להבטיח לכל 101 חטופים בשם כולנו, כל עם ישראל, बरसी के दिन हमास ने इसराइल पर रॉकेट दागे, इसराइल के गजा और लेबनान पर हमले जारी। भारत के दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते। क्या मुइज़्ज़ू का नजरिया बदल रहा है? करेंगे विश्लेषण। इंडिया आउट के बाद अब वो पहले मोदी जी के शपथ ग्रहण के समय यहाँ आए, वो जून के महीने की बात है। महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने लिया संन्यास। 25 years of gymnastics career अब बस शुरू होने के बाद तो खत्म होना ही होता है। पहली चीज थी मेरा बॉडी मुझे अलाउ नहीं कर रही, तो इसलिए अभी मैंने सोचा कि नहीं, फाइनली अभी मैं रिटायरमेंट डिक्लेयर करूँ। लेकिन उससे पहले देश दुनिया का हाल सुनिए सुमिरनप्रीत कौर से। पाकिस्तान के कराची में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुए धमाकों में चीन के 2 नागरिकों की मौत हुई है। इस घटना पर पाकिस्तान में चीन के दूतावास ने अपना बयान जारी किया है। बयान के मुताबिक 6 अक्टूबर को रात करीब 11 बजे पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के चीनी स्टाफ के एक काफिले पर हमला हुआ। यह हमला कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ। चीनी दूतावास और पाकिस्तान में वाणिज्यिक दूतावास ने कहा, हम इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। इस घटना की जिम्मेदारी पाकिस्तान के ही अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। समूह का कहना है कि उन्होंने चीनी इंजीनियरों और निवेशकों के काफिले को अपना निशाना बनाया था। इस घटना के बाद शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी के चलते पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अजहर मेहसर ने बताया, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो क्राइम सीन है वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। काफ़ी आग लगने से जो है वो बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं, जिसको हम अभी असर्टेन कर रहे हैं। और चूँकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो फॉरेंसिक रिलेटेड हैं, जब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आती, जब तक कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आता, तो लोकल पुलिस इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। तो ये जो इनिशियल इतला हुई है वो एक ऑयल टैंकर जो है उसके आग लगने से जो मुतअद्दिद गाड़ियां जो है वो उसकी जद में आई हैं और उससे बहुत सारा कोलैटरल डैमेज हुआ है। उसको हम अभी मजीद असर्टेन कर रहे हैं कि इसमें दहशतगर्दी का एलिमेंट या कोई और एलिमेंट जो है तकरीबकारी का, वो किस हद तक है, जिसको हम अभी रूल आउट नहीं कर सकते। अमेरिका के फ्लोरिडा के कुछ हिस्सों में बैरल तूफान के चलते स्टेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। फ्लोरिडा में बैरल के 10 दिन पहले ही हेलेन तूफान आया था। ये 2005 में आए कटरीना तूफान के बाद सबसे घातक तूफान था। भारत के दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों को लैंड फॉर जॉब मामले में जमानत दे दी है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव के साथ उनके 2 बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को भी अभियुक्त बनाया गया है। हालांकि इन सभी को 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा। इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। भारत के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा ने अपने स्वास्थ्य को लेकर चल रही अफवाहों पर आज बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मैं अपने स्वास्थ्य के संबंध में चल रही हालिया अफवाहों से अवगत हूँ। सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये दावे सही नहीं है। रतन टाटा ने कहा कि उम्र संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मेडिकल चेकअप हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोई चिंता की बात नहीं है। लोगों और मीडिया से अनुरोध है कि अफवाहें ना फैलाएं। चेन्नई के मरीना बीच पर रविवार को आयोजित किए गए एक एयर शो के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। चेन्नई के मरीना बीच पर भारतीय वायुसेना के एयर शो का आयोजन किया गया था। इसे देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग आए थे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा थकान और दूसरे कारणों की वजह से लोगों की मौत हुई है। और सनथ जयसूर्या को श्रीलंका क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया है। श्रीलंका क्रिकेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जयसूर्या को हेड कोच बनाने का फैसला आज लिया। श्रीलंका क्रिकेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करके इसके बारे में घोषणा की। आज इसराइल गजा युद्ध को 1 साल पूरा हो गया। हमलों की पहली बरसी पर मारे गए बंधक
बनाए गए लोगों की याद में इसराइल में श्रद्धांजलि समारोह हुआ और इस श्रद्धांजलि की जगह वही थी, यानी कि नोवा म्यूजिक फेस्टिवल की जगह, जहां 350 से ज्यादा लोगों को हमास ने मार दिया था। आपको याद दिला दें कि हमास के इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने कहा कि दुनिया को इसराइल का समर्थन अब करना चाहिए। This is a scar on humanity. This is a scar on the face of the earth. इसराइल के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो दिन मानवता पर एक धब्बा है। हमें अपने बंधकों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। दुनिया को ये समझना होगा कि इतिहास की दिशा बदलने और क्षेत्र में शांति व बेहतर भविष्य के लिए दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में इसराइल का समर्थन करना होगा। वहीं यरूशलेम में लोगों की भीड़ के हाथ में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की तस्वीर थी। उनकी मांग थी कि प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू बाकी बंधकों की वापसी सुनिश्चित करें। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक सब बंधकों को वापस नहीं लाया जाता है, तब तक इस्राएली लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ביום הזה, במקום הזה, במקומות רבים בארצנו, बेन्यामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि इस दिन हम उन लोगों को याद करेंगे जिन्हें हमने खो दिया और वो जो अब तक बंधक हैं जिन्हें वापस लाना हमारा फर्ज है। आज हम अपने उन हीरोज को याद कर रहे हैं जो देश की रक्षा के लिए शहीद हुए। 1 साल पहले एक भयानक नरसंहार हुआ था और हम लड़ाई में डटे रहे, जैसे एक शेर डटा रहता है। मोहन, ये तो बात हुई वहाँ के नेताओं की। जो वहाँ के लोग हैं उनको अब तक ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इस बात को अब 1 साल हो गया है। इसराइल के तेल अवीव के इन निवासियों ने कहा कि उन्हें ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि पूरा 1 साल बीत चुका है। באמת השנה הזאת פשוט לא יאמן שכבר עבר ועדיין יש 101 सारा कह रही हैं भरोसा ही नहीं हो रहा कि 1 साल हो चुका है और अभी भी बंधक उनके पास हैं और ये युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये सब सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। אני רוצה להבטיח לכל 101 חטופים בשם כולנו, शेर सिगल, जिनकी बेटी कीत सिगल बंधक हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसराइल के सभी लोगों की ओर से सभी 101 बंधकों से वादा करना चाहती हूँ कि हम लड़ना बंद नहीं करेंगे। हम उनके लिए आवाज़ उठाना बंद नहीं करेंगे। हम नैतिकता पर जोर देते रहेंगे और सबसे बुनियादी बात कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें सुरक्षित वापस ला कर रहेंगे। For us, mentioning a date means that some माइकल लेवी के भाई और लेवी का नोवा संगीत समारोह के दौरान अपहरण कर लिया गया था। माइकल लेवी ने कहा कि हमारे लिए कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। हम अभी भी बंधकों की रिहाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी से गुहार लगा रहे हैं कि जो भी बंधकों को वापस लाने में मदद कर सकता है वो करे। तो मोहन, वो संघर्ष जो इसराइल, गजा और हमास के बीच शुरू हुआ था, 1 साल बाद उसका दायरा बढ़ गया है और इसका विस्तार हो चुका है। अब इसमें हिजबुल्ला जैसे समूह भी शामिल हैं और ईरान, लेबनान जैसे देश भी शामिल हैं। इस दौरान हमले की बरसी पर हमास ने भी इसराइल पर रॉकेट दागे हैं। तेल अवीव पर दागे गए रॉकेट हमलों में 2 इस्राएली नागरिकों की मौत हुई है। माफ कीजिएगा, 2 नागरिक घायल हो चुके हैं और ये दोनों महिलाएं हैं। इस्राएली डिफेंस फोर्स IDF ने बताया कि गजा के खान यूनिस से तेल अवीव पर 5 रॉकेट दागे गए। इसके अलावा दक्षिणी गजा से 4 रॉकेट दागे गए थे, जिनमें से 3 को इंटरसेप्ट कर लिया गया था। दूसरी ओर रविवार की रात उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला ने मिसाइलें दागी, जिसमें 10 लोग घायल हुए। इसराइली अधिकारी ये जांच कर रहे हैं कि कैसे रविवार की रात हिजबुल्ला के 5 रॉकेट इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब रहे। रॉकेट एक रेस्तरां, एक घर और एक सड़क पर गिरे, जिससे कि कई लोग घायल हुए। उत्तरी इस्राएली शहर तिब्रियास में एक और रॉकेट विस्फोट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को चोट लगी थी। हिजबुल्ला ने कहा कि उसका लक्ष्य था सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाना। वहीं इस्राएली रक्षा बलों का कहना है कि लेबनान सीमा पर उसका एक सैनिक मर गया है और 2 और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उधर इसराइल भी गजा और लेबनान दोनों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसराइल ने रविवार रात लेबनान पर कई सारे हवाई हमले किए। ये हवाई हमले लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी हिस्से पर किए गए। सेना का कहना है कि उन्होंने हिजबुल्ला के हथियारों के भंडारों को निशाना बनाया और ये हमलों का सिलसिला दरअसल कई दिनों से चल रहा है और इस वजह से देश के कई शहरों में लोग इधर उधर जा रहे हैं। लेबनान के सांसद मेलहम खलाफ ने BBC को बताया कि देश के हालात बहुत बुरे हैं। लेबनान के सांसद कह रहे हैं कि लेबनान पर भारी हमले हो रहे हैं। इसराइल की कार्रवाई में नागरिकों पर बमबारी में पूरे गांव के गांव नष्ट हो गए हैं। कई घरों और इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। निर्दोषों की हत्या इसराइल का आतंकवाद है।
तो लेबनान में हालात बहुत ख़राब हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम के निदेशक ने बीबीसी को लेबनान के नागरिकों की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इस समय देश में अराजकता है, दक्षिण में हिंसा बड़ी संख्या में है और लोग वहाँ से भाग रहे हैं। बैरूत के दक्षिणी उपनगरों को भी नष्ट कर दिया गया और लगातार मिसाइलों से हमला हो रहा है। लोग सड़कों पर सो रहे हैं, खौफ का माहौल है। और सुमिरन, उधर गजा में भी हालात बुरे हैं। रविवार को ही गजा की एक मस्जिद पर और एक स्कूल पर हमला हुआ जिसमें 26 फलस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने गजा के एक अस्पताल पर भी हमला किया। इसराइल का कहना है कि अस्पताल से हमास के सदस्य अपना ऑपरेशन चला रहे थे। आईडीएफ का कहना है कि इन कमांड और कंट्रोल सेंटर का इस्तेमाल हमास इसराइल में अपने हमले के लिए करता था। इस्राएली सेना ने हमले के बाद उत्तरी गजा के लोगों को इलाका खाली करने के लिए बोल दिया है। खल अबू अवदा ने स्कूल पर हुए हमले के दौरान बताया कि इस तरह से कुछ लोगों ने अपना परिवार ही खो दिया। हम रात को सो रहे थे और आवाज सुनकर जाग गए। पहले हमले में हम घायल हो गए और मेरी पत्नी और मेरी बेटियां मर चुकी थी। इसके बाद वो हमें यहाँ ले आए और कहा कि हम अस्पताल में सुरक्षित रहेंगे, लेकिन देखिए उन्होंने हमला कर दिया हमें, फिर से हम वहीं पर पहुंच गए। पॉडकास्ट में सीधे हम शामिल कर रहे हैं यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्र को। तो हरेंद्र, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, हमले की बरसी के दिन हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत उन आवाज़ों से की थी और बताया था कि किस तरह से वहाँ पर श्रद्धांजलि का क्या कार्यक्रम हुआ। यरूशलेम की सड़कों पर इस समय क्या हो रहा है? देखिए, जहाँ तक यरूशलेम का सवाल है तो यहाँ पर जनजीवन बिल्कुल सामान्य दिख रहा है और लगभग ये पूरे एक साल के दौरान यदा कदा यहाँ भी छोटे मोटे हमले हुए, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जनजीवन सामान्य दिखा। लेकिन यहाँ के लोगों से जब बात की जाए या उन्हें थोड़ा सा कुरेदा जाए तो फिर उनकी तकलीफ जो है सामने उभर करके आती है, क्योंकि लगभग यहाँ की आबादी का कोई ऐसा आदमी नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा नागरिक नहीं है जिसको किसी न किसी बात की तकलीफ ना हो। या तो उसके घर का कोई मारा गया है या तो उसके घर का कोई जो है वो फौज में अभी सर्व कर रहा है। तो सभी किसी न किसी तरह से इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यरूशलेम में जो लोग, यहाँ की जो आबादी है वो इस जंग से बाहर है, इस जंग के दायरे से बाहर है, वो इसका हिस्सा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर रॉकेट हमले नहीं हुए, यहाँ पर दूसरे तरह के हमले होते रहे, यहाँ पे स्टैबिंग इंसिडेंट्स होते रहे, यहाँ पर शूटिंग इंसिडेंट्स होते रहे और उसमें लोग मारे भी गए। तो उस तरह के हमलों से यहाँ पर जो लोग हैं काफी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज का जो दिन है, लगभग यहाँ पर मैं जितने लोगों से मिला और जितने लोगों से मैंने बात की, वो एक आत्म मंथन का दिन है। लोग जो है ये, पहली बात तो ये है कि आपने जो कहा वो हमलों को लेकर के, तो यहाँ पर ये पहले से ही अंदेशा था कि आज हमला होगा और सांकेतिक एक सिंबॉलिक तौर पे जो है, जो पहला रॉकेट जो वहां से चला वो उसी वक्त चला जब एक साल पहले वहां से रॉकेट दागे गए थे। ठीक उसी वक्त पहला रॉकेट वहां से फायर किया गया। तो वहां से हमास को जो है वो दिखाने की हमास की कोशिश थी कि हमारे पास अभी भी जो है क्षमता है हमला करने के लिए। और दूसरी बात, हमास की तरफ से जो लगातार कहा जा रहा है कि हम 7 अक्टूबर को हमला किए और ये इस तरह के हमले जो हैं वो इसराइल पर तब तक जारी रहेंगे जब तक कि हम अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो जाते। ये भी जो है संकेत न सिर्फ वहां के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है बल्कि उनके कारकुनों की तरफ से भी ये बात लगातार कही जा रही है। यहाँ पर जो है जाहिर है कि एक मायूसी का माहौल है। यरूशलेम में भी, मैं दूसरे शहरों में भी आज था, हर जगह लगभग मायूसी का माहौल है और आत्म मंथन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जहां भी जिस दिशा में भी, अभी मैं जहां खड़ा हूँ यहाँ से बाईं या दाईं और चाहे सामने भी अपने जहां जिस दिशा में मेरी नजर जा रही है, यहाँ पर दो ही चीजें दिखती हुई, दो तरह के नारे जो है या पोस्टर्स दिखते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ ये लिखा हुआ है बेआखाद मेहनत से आख, यानी कि हम एकता के साथ हम जीत हमारी जीत होगी या हम विजयी होंगे। और दूसरी तरफ जो है अक्षाव, यानी कि उनका कहने का संकेत ये है कि अभी फौरन जो है जितने भी वहां पर बंधक हैं उनको छुड़ाया जाए। तो यही दो चीजें जो है आज के यहाँ के बातचीत में भी इन्हीं दो चीजों का बार बार जिक्र हो रहा है कि मतलब बंधकों की वापसी किसी तरह से निश्चित की जाए। इस बीच जो प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू हैं उनके घर के सामने भी जो है प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं और उन्होंने बंधकों को रिहा कराए जाने के लिए की अपील भी की है। लेकिन इसराइल जो है वो लगातार लेबनान और हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रहा है, गजा पे भी हमले कर रहा है।
जी, मैं बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले वहीं से गुजर रहा था और वहां पर मैंने देखा लोगों को वहां पर अपने परिवारजनों के, और न सिर्फ परिवारजनों के बल्कि आम जो यहाँ के लोग हैं, आम नागरिक भी जो हैं, वो वहां पर जो लोग बंधक बने हुए हैं उनकी तस्वीरें लेकर के सड़कों पर खड़े थे। मैं वहां से थोड़ी देर पहले ही गुजरा और जो है वहां कोई नारे वारे आज लगते हुए नहीं दिखे। वहां पर एक माहौल जो है वो बिल्कुल मायूसी का माहौल था। देखिए, जब ये जनों के बल्कि आम जो यहाँ के जुडिशियल ओवरहॉल को लेकर के काफी यहाँ बहस चल रही थी और आबादी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। जब ये हमला हुआ उसके बाद जैसे यहाँ पर बहुत सारे इस्राएली नागरिक जो है वो इस्राएल छोड़ करके दूसरे देशों में भी पलायन कर गए थे, वो लौटने लगे और यहाँ पर अचानक ये लगा कि हमें अगर हमारे अस्तित्व को खतरा है और अगर अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, इस्राएल को कायम रखना है, तो जरूरी है कि आपसी एकता हो। तो वो दौर वो एक अलग दौर था। लेकिन जैसे जैसे इस्राएल युद्ध में आगे बढ़ता गया और बंधकों को छुड़ाने को लेकर के जो प्रयास में लोगों को ऐसा लगा कि पर्याप्त प्रयास नहीं हो रहा है, तो फिर से वो जो आबादी इकट्ठा हुई थी, अब उस आबादी में फिर 2 खेमे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर के एक बड़ा खेमा जो है वो सरकार के खिलाफ खड़ा है, वही प्रोटेस्ट कर रहा है, वही लगातार प्रदर्शन कर रहा है और वही सारे लोग जो हैं उनका आप जो जिक्र कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री निवास के सामने आज भी खड़े हैं। दरअसल प्रधानमंत्री निवास के सामने पूरे इस 1 साल के दौरान टेंट लगे रहे हैं और वहां पर लोग प्रदर्शन करते रहे। संक्षेप में, हिजबुल्लाह, लेबनान और इनको लेकर अटैक तो कर रहा है इस्राइल, इस समय क्या रणनीति है संक्षेप में? देखिए, यहाँ पर एक बात को लेकर के स्पष्ट है, या एक चीज जिसको लेकर के आम सहमति है, चाहे वो नेताओं के बीच हो या फिर नागरिकों के बीच में, आम सहमति इस बात को है लेकर के कि 70,000 जो लोग विस्थापित हुए हैं उत्तर के, उनको सुरक्षित माहौल में अपने अपने घरों तक वापस ले जाना, उसको लेकर के कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ताधारी पार्टियां हो या फिर यहाँ का आम नागरिक हो, सभी जो है इस पर जोर दे रहे हैं। तो जहां तक हिजबुल्लाह का और लेबनान का सवाल है, तो वहां पर इसराइली कार्रवाई में आगे भी तेजी आती हुई नजर आ रही है और तेजी आएगी। जहां तक गजा का सवाल है, तो वहां पर जो है अभी रणनीति बदल सकती है। वहां से वैसे भी बटालियंस को बाहर निकाला गया है, वहां पर हमलों में थोड़ी जो है नरमी आई है, लेकिन इसराइल उसको लेकर के अभी तक कुछ ठोस जो है किसी तरह का कोई स्ट्रैटेजी सामने नहीं ला पाया है और माना यह जा रहा है कि बगैर किसी जो है कूटनीतिक प्रयास के उसका कोई समाधान आगे निकाला अभी नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया यरूशलेम से हरेंद्र मिश्र आपका। तो जैसा कि हमने बताया आपको पॉडकास्ट में, आज गजा इसराइल युद्ध की बरसी है और इस दौरान पूरे इसराइल में देखा गया कि लोग बंधकों की रिहाई को लेकर और जो लोग मारे गए उनकी तस्वीरों के साथ नजर आए और उन्होंने उन स्थितियों को याद किया कि जब ये हमला हुआ। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट, दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सुमिरन, यहाँ पर अपने लिसनर्स को बताना जरूरी है कि गजा इसराइल के 1 साल पूरे होने पर हमने एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री ब्रॉडकास्ट की थी। शनिवार को वो आपने सुनी होगी और वही हमारा आज का जो दुनिया जहान है वो भी है, जिसे कि आप वीडियो के फॉर्म में देख सकते हैं। bbchehindy.com के पन्ने पर भी है और BBC यूट्यूब पर भी ये आपके लिए है। पॉडकास्ट में आगे हमको चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों के साथ बनाकर रखें। हमारे सारे पड़ोसी मुल्क साइज में हमारे से छोटे हैं, सिवाय चाइना के। ये बात हो रही है मालदीव की, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति भारत में हैं। पॉडकास्ट में आगे जाने से पहले हमारे लिसनर्स क्या कह रहे हैं ये पढ़ लेते हैं। मैं तो यूट्यूब से शुरुआत कर रही हूँ। दिलीप दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र सिंह हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनय कुमार हैं जो इसराइल के बारे में बात कर रहे हैं, राजेंद्र सिंह हैं
जो इलेक्शंस, जो विधानसभा इलेक्शंस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके खबर हम आपके लिए कल ज़रूर लेकर आएंगे। सुरेंद्र सिंह हैं, राजेंद्र सिंह हैं, अभिषेक तिवारी हैं हमारे साथ, और नवनीत मिश्रा हैं जो दीपा कर्माकर की बात कर रहे हैं। दीपा कर्माकर का जिक्र होगा, पॉडकास्ट में आगे जिक्र होगा। मदन लाल लंबूरिया कह रहे हैं कि कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव परिणाम पर कार्यक्रम प्रस्तुत करें। बिल्कुल करेंगे। कल पूरे आधे घंटे का ये जो दिन भर पॉडकास्ट है, ये इन्हीं चुनावों पर विशेष रूप से होगा और कर पूरे आधे घंटे इसी पर हम बात करेंगे। बाल कुमार बिरही इसराइल और पाकिस्तान आतंकवाद के गढ़ रहे हैं, ये टिप्पणी कर रहे हैं। इंतजार अंजुम कह रहे हैं कि हमास के आज के हमले से साबित हो गया कि हमास ने हार नहीं मानी है। संगीता खड़के सुन रही हैं हमें। शरद कुमार कह रहे हैं इसराइल पर युद्ध थोपा गया, हमास ने निर्दोष लोगों को बंधक बनाया। TR परिहार एक कमेंट कर रहे हैं, और कुलदीप सिंह जाखड़, देखिए आपका कमेंट मैं पढ़ने वाला हूँ लेकिन गायब हो गया। इसके अलावा दौलत कुमार कह रहे हैं कि BBC का एक ही खबर 6 दिनों तक लगातार समय देना उचित है क्या। नवनीत मिश्रा कर्माकर की बात कर रहे हैं, और ये हम पॉडकास्ट में आगे सुनाएंगे आपको। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। और अब बात मालदीव और भारत की। मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पिछले साल चुनाव जीतने के बाद से ये मोहम्मद मुइज़ू की दिल्ली की पहली राजकीय यात्रा है, क्योंकि एक बार पहले भी आ चुके हैं जी, जिसमें उन्होंने द्वीप समूह से भारतीय सैनिकों को हटाने का वादा किया था। भारत के दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद एक साझा बयान जारी करा, और ये बयान जो है हैदराबाद हाउस में हुआ। साझा बयान जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं। भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। इस दौरान PM मोदी और मुइज़ू ने वीडियो लिंक के जरिए मालदीव में हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की हवाई पट्टी का उद्घाटन भी किया। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है, चाहे उसमें मालदीव के लोगों के लिए जरूरत की चीजें पूरी करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो। भारत ने हमेशा पड़ोसी होने का दायित्व निभाया है। ये कहना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उधर राष्ट्रपति मुइज़ू ने भारत के समर्थन के लिए अपने मेजबान को धन्यवाद दिया और कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों की इच्छा है। India is a key partner in the socio-economic and infrastructure. मुइज़ू कह रहे हैं कि भारत मालदीव के सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास में प्रमुख भागीदार है और हमारी ज़रूरत के समय मालदीव के साथ खड़ा रहा है। हम भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने के लिए तत्पर हैं, जो हमें अपने देशों के बीच पूरी आर्थिक क्षमता का दोहन करने और हमारे पर्यटन व विकास के विभिन्न क्षेत्र में भारतीय निवेश बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। तो मुइज़ू अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा, राजकीय यात्रा के तहत पहुंचे थे, और हम आपको याद दिला दें कि जब नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उस समय भी मुइज़ू भारत आए थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ महीनों से भारत और मालदीव के रिश्तों में खींचतान देखने को मिली है। मुइज़ू को चीन समर्थक माना जाता है, वो भारत से मदद मांग रहे हैं। भारत के पूर्व राजनयिक रहे राकेश सूद से मैंने संपर्क साधा और पूछा कि ये मजबूरी है या अब मुइज़ू का नजरिया बदल गया है। जाहिर है कि बदलाव तो कुछ वो अपनी तरफ से कुछ तो कह ही रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि इंडिया आउट के बाद अब वो पहले मोदी जी के शपथ ग्रहण के समय यहाँ आए, वो जून के महीने की बात है। अब जून के बाद अब अक्टूबर में वो स्टेट विजिट पे आए हैं 4 दिन के लिए, तो जाहिर है कि कुछ दोबारा से शायद उन्होंने कुछ सोचा है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मालदीव के राष्ट्रपति ने भी कहा था और ये इस तरह का बयान दिया था कि इंडिया आउट करने का मतलब उसकी सफाई दी थी इसी अपने नारे पर। देखिए अब ये तो अब इंडिया आउट भी हो गया। हमारे जो लोग थे वो उन्होंने कहा था कि आपके जो सुरक्षा के लोग हैं उनको आप वापस ले लीजिए, हालांकि वो उन्हीं के वो जो इंडिया से जो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर दिए गए थे उनको रिलीफ, डिजास्टर रिलीफ और मॉनिटरिंग के, मैरीटाइम मॉनिटरिंग के लिए वो मेंटेन करने के लिए थे। पर फिर अब इंडियन लोग जो हैं वो वापस वहां पहुंच गए हैं, वो सिविलियन ड्रेस में है। मुझे लगता है कि शायद उनको दोबारा से कुछ सोच विचार हुआ है, क्योंकि इस समय उनकी जो भी, नहीं तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो इतनी जल्दी 2 विजिट पे आएंगे।
क्योंकि वो आप याद कीजिए कि पहली विजिट पर चीन गए थे। मैं वाकिफ हूँ उस बात से, क्योंकि जून में भी आए हैं और अक्टूबर में भी आए हैं। तो 2 विजिट में अगर वो 3 महीने के दौरान या 4 महीने में वो 2 विजिट कर रहे हैं तो कोई तो वजह होगी। अब बीच में वो हमारे विदेश मंत्री भी वहां गए थे। और यहाँ भी भारत पहुंचने पर कल उनकी पहली मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई और उसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात हुई, साझा बयान भी आया। और साझा बयान में जिस तरह से आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो लक्षद्वीप को लेकर आप याद करें कि जो प्रचार शुरू हुआ मालदीव के मुकाबले, और उसमें अब ये सारे प्रकरण पर एक तरह से पर्दा पड़ चुका है। कुछ हद तक तो है, क्योंकि वो 3 मंत्री थे जिन्होंने मोदी जी के बारे में कहा था। किसी ने कहा था वो टेररिस्ट हैं, किसी ने कहा था वो जोकर हैं, किसी ने कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के फॉलोअर हैं। अब वो तीनों जो है वो तीनों मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट थे। पहले तो उनकी सरकार ने अपने आप को वो स्टेटमेंट से अलग किया, अब वो तीनों मिनिस्टर्स को निकाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं तो वो कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं ना कि वो बेहतर रिलेशनशिप चाहते हैं। भारत की ओर से अगर देखा जाए तो भारत का क्या स्टेक है मालदीव में? देखिए, मेरा ये मानना है कि आपकी जो ज्योग्राफी है वो कुछ हद तक आपके रिलेशनशिप जो है आपके पड़ोसी मुल्कों के साथ वो उस बात को डिटरमिन करती है। मेरी ये समझ है कि हमको चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों के साथ बनाकर रखें। अब उसके अंदर थोड़ा सा हमको एक सेंसिटिविटी दिखानी जरूरी है, क्योंकि हमारे सारे पड़ोसी मुल्क साइज में हमारे से छोटे हैं सवाए चाइना के। चाइना एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है जो पॉपुलेशन के लिहाज से हमारे बराबर का है, एरिया के लिहाज से, मिलिट्री के लिहाज से, बाकी इकोनॉमी के लिहाज से तो हमारे से बहुत बड़ा है। पर फिर भी एक कम से कम एक बराबरी का वो लगता है। पर बाकी जो देश हैं हमारे पड़ोस के, अगर आप पाकिस्तान भी ले लें तो पाकिस्तान की भी पॉपुलेशन जो है वो हमारे से करीब 1/6 है, इकोनॉमी का भी वैसे ही है। तो इसलिए, और मालदीव्स तो और भी छोटा है। तो मेरा ये मानना है कि इसलिए हमको ये समझ के चलना चाहिए कि क्योंकि ये मुल्क छोटे हैं तो इसलिए थोड़ी सी सेंसिटिविटी हमें बरतनी पड़ेगी इनके साथ। और वो भारत ऐसा कर भी रहा है। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। ये तो परिवार में भी ऐसा ही होता है ना, आप हमेशा ये अपेक्षा रखते हैं कि जो बड़ा है वो समझदार है, वो ज्यादा जेनरस हो सकता है। तो अब आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है भारत और मालदीव के रिश्ते कहाँ पर आप जाते हुए देख रहे हैं? मुझे लगता है कि अभी ये जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, चाहे वो एयरपोर्ट के हैं, चाहे वो फाइनेंस के हैं, एग्जिम बैंक के हैं, चाहे वो करेंसी स्वैप के हैं, मुझे लगता है कि ये सब जो है ये मायने रखते हैं और इसमें दोनों देशों का हित है। तो ये थे भारत के पूर्व राजनयिक राकेश सूद। और अब बात दीपा कर्माकर की। महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक से संन्यास ले लिया है। दीपा कर्माकर ने कहा, मैं भले ही रिटायर हो रही हूँ लेकिन जिम्नास्टिक से मेरा कनेक्शन कभी नहीं टूटेगा। मैं चाहती हूँ कि इस खेल को कुछ वापस दे सकूँ। दीपा कर्माकर रियो ओलंपिक 2016 के ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला जिम्नास्ट बनी थी। कर्माकर ने 6 साल की उम्र में ही जिम्नास्ट करना शुरू कर दिया था और उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। तो अब से कुछ देर पहले मैंने दीपा से पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपके संन्यास लेने का यही सही वक्त है? ये 25 ईयर्स ऑफ जिम्नास्टिक्स कैरियर अब बस शुरू होने के बाद तो खत्म होना ही होता है, बट बॉडी इज नॉट अलाउ। जो पहली चीज थी, मेरा बॉडी मुझे अलाउ नहीं कर रहे, तो इसलिए मैंने सोचा बहुत इंजरी उसके बाद, क्योंकि मेरा मेन इवेंट वॉल्ट था और लेग्स में बहुत सारे, और इसके मतलब कोई हालचाल नहीं, और पेन किलर इज नॉट कंपलसरी कि मैं लेके रोज कर सकती हूँ। तो इसलिए अभी मैंने सोचा कि नहीं, फाइनली अभी मैं रिटायरमेंट डिक्लेयर करूँ। तो दीपा, आपको पद्मश्री मिला हुआ है भारत सरकार से, आपने इतना नाम कमाया, इस ओलंपिक में नहीं जा पाए 24 में, लगा कि नाउ दिस इज अ राइट टाइम, इसलिए? देखिए, हाँ बिल्कुल, मई महीने में एशियन चैंपियनशिप था, वहाँ पे गोल्ड मेडल आया, और ऑब्वियसली मैं ओलंपिक पे नहीं गई बिकॉज ऑफ उससे पहले जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होते उसमें हमने पार्टिसिपेशन नहीं किया और एक वर्ल्ड कप में भी नहीं किया। तो हाँ, जो भी होता है, एक गोल्ड मेडल आने के बाद मुझे लगता है मेरा गुड टाइम है, गुड डिसीजन है फॉर रिटायरमेंट के लिए। अब क्या करोगे आप? अभी जो छोटे बच्चे, इनको आगे जितना भी हो सके हेल्प करना चाहूंगी, कोचिंग में हो या किसी भी, क्योंकि एज ए एथलीट इस टीम वर्क होते हैं, सिर्फ कोचिंग नहीं, कोचिंग के साथ उनको हर एक चीज की कभी कभी प्रॉब्लम होती है, जितना भी हो सके मेरे लिए मैं उनको हेल्प करने की कोशिश करूंगी आगे। यानी कि स्पोर्ट्स की फील्ड में ही? हाँ, ये स्पोर्ट्स में। जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ जिम्नास्ट, आपको ये कहा गया कि आपके जो पैर हैं वो फ्लैट हैं, उसके बाद भी
और जिम्नास्टिक में फ्लैट पैर से काम नहीं चलता है, फिर ये कैसे आपने कर लिया? मेरे ये 25 साल की कैरियर में मुझे सिखाया कभी भी हार नहीं मानने का, जो चीज आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करके छोड़ने का। तो जब आपसे कहा गया कि ऐसा है आप नहीं कर पाओगे, देन वो किया कैसे और उस समय क्या लगा? देखिए हर एक चीज के सॉल्यूशन होते हैं कुछ ना कुछ। उस टाइम मेरा सॉल्यूशन मैंने ट्राई किया, कोशिश किया और मेरे ऊपर काम हुआ वो, और मैं फ्लैट फुटेज से उसको कर्व किया। मैं स्पेशली जो मेरे लेग की इवेंट में जो अच्छी नहीं हो सकती थी, मैं आज उसमें अच्छी हुई। मैं अभी वॉल्टिंग टेबल की स्पेशलिस्ट और मैं सच में अपने परफॉर्मेंस में प्राउड फील करती हूँ। अच्छा, बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो जिम्नास्टिक को एज अ करियर बनाना चाहते हैं? बिकॉज डिफिकल्ट है स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना। देखिए हर एक चीज डिफिकल्ट है, कुछ भी इजी नहीं है, बट अगर हमारी करने का सही इरादा रहा और करने की जुनून रहे ना और हार्ड वर्क रहे तो हम जरूर उसको सक्सेसफुल कर ही सकते हैं। तो ये थी दीपा कर्माकर जिन्होंने जिम्नास्टिक से संन्यास लिया है। बीबीसी हिंदी के न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे। आज स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। और जैसा कि मैंने कहा ना कि कल जब मुलाकात होगी तो जो चुनाव है और जो नतीजे हैं उसका विश्लेषण होगा। विदा लेने का वक्त आ चुका है मुझे और सुमिरनप्रीत कौर को दे विदा। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। कल फिर आइएगा। नमस्कार। नमस्कार।